कैसे हैं आप? हाय, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आपका दिन कैसे जा रहा है? बहुत बढ़िया। सौरभ जी, हम शुरू कर सकते हैं। आप अपने बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं थोड़ा। मेरा नाम सौरभ प्रसाद है और करंटली मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता हूँ। एंड 2023 में मैं ट्रिपल आईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ था, जहाँ मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। आपने जावेद अवेदी फेलोशिप के साथ आप फेलो रह चुकी हैं, तो उसमें आपने क्या काम किया? आपने किस एरिया में काम किया? हमें थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ, ये फेलोशिप शुरू हुई थी 2021 में, जी। अक्टूबर के महीने में, जब हमें पता लगा कि देयर इज़ अ फेलोशिप बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी और उसमें हम कोई भी थीम लेकर के उसमें काम कर सकते हैं। जी। तो अपने स्कूलिंग के ड्यूरेशन में मैंने ये देखा था कि बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम को फॉलो नहीं करते। अम, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हो सकता है, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है उस वक्त पे। और ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जिसके कारण स्टूडेंट्स आगे साइंस पढ़ने के लिए क्लास 10th के बाद नहीं आते थे। जी। और मैंने ये डिफरेंट स्ट्रीम चूज़ किया था कि मुझे साइंस लेकर पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग या फिर ऐसे कोई रिलेटेड करियर में आगे जाना है। जी। सो इसी थीम के ऊपर मैं काम करना चाहता था, टू अंडरस्टैंड कि डीपली कि क्या रीजंस है एंड क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आगे नहीं आते, एंड ताकि हम लोगों स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर पाएँ बेसिकली। सो इसी थीम में मैंने एक थीम चूज़ किया, इम्पार्टिंग स्टेम बेस्ड एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। तो आपने अपने रिसर्च में कौन सी तकलीफें पाई जो बच्चों को खाती हैं कि वो स्टेम बेस्ड एजुकेशन नहीं परस्यू कर पाते? और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जितने भी विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो विलेज एरिया से आते हैं एंड जिनके पास रिसोर्सेस एक्सेस नहीं होता, रिसोर्सेज का बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो ये सारे ही स्टूडेंट्स किसी ना किसी एनजीओज या फिर स्पेशल स्कूल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। जी। ओवरऑल इंडिया में देर आर लॉट ऑफ स्पेशल स्कूल्स जहाँ ये स्टूडेंट्स जाकर के पढ़ाई करते हैं। जी। अब इन स्पेशल स्कूल्स में क्लास 8th के बाद साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स अवेलेबल ही नहीं है। हम्म। अब तो बहुत सारे स्कूल्स ने एम्ब्रेस किया है, बट उस वक्त जब मैं पढ़ाई कर रहा था, इन स्कूल्स में ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते थे। एंड हम्म। बेसिक सा रीज़न था क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे ग्राफिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और जो किसी भी टीचर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत एम्फेसाइज करना पड़ता है, और इन जी। सभी रीजंस के कारण से स्कूल्स वर नॉट एबल टू हैव दैट मच क्वालिफाइड टीचर्स प्रोबेबली जो स्टूडेंट्स को ट्रेन कर पाएँ। और क्योंकि उन स्कूल्स में अवेलेबल नहीं था, तो एक परसेप्शन बन गई थी कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स क्लास 10th के बाद साइंस लेकर नहीं पढ़ सकते। जी। और ये एक बहुत लंबे टाइम तक चलता आ रहा था, बट इन बिटवीन कुछ कुछ लोगों ने आगे जाकर पढ़ाई करी, उन्होंने एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए जिनके पेरेंट्स ने सपोर्ट करा, और जिन्हें कुछ एनजीओज ने, जैसे नैब दिल्ली है जो स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड एजुकेशन के थ्रू रेगुलर स्कूल से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल थे जो ये काम कर रहे थे, इनके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो आगे आए, उन्होंने इस स्ट्रीम को चूज़ किया एंड सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया। और आज वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। कुछ लोग अपने खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं, जैसे कि श्रीकांत बोला वाली मूवी आपने देखी होगी, दैट इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस। या। सो इसी चीज को थीम बना करके आई थॉट आई विल गो अहेड, एंड ये कुछ मेजर रीजंस थे जिसके कारण स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू कम अहेड। जी। ये बहुत सही बात है कि क्योंकि हम उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं देते, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, इसलिए वो ये सारी चीज़ें परस्यू नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कर सकते या वो ये करना नहीं चाहते। सौरभ जी, आपने भी आप जब आप स्टेम एजुकेशन परस्यू करना चाहते थे तो आपको रोक दिया गया था। तो क्या चलता है ऐसे इंसान के दिलो दिमाग में जिनको खुद रोक दिया गया था कि वो स्टेम एजुकेशन ना परस्यू करे, और अब वो दूसरों की मदद कर रहे हैं ताकि उन लोगों को वो सारी चीज़ें ना देखनी पड़े जो एक समय पे आपको देखनी पड़ी? नो, ये तो सिंपल है ना, जिन एक्सपीरियंसेस को आपने पहले महसूस किया है, आगे चल करके आप चाहते हो कि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको सेम इश्यू, सेम हर्डल्स ना हो। तो जी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस लोगों को अवेयर करना है कि डिजिटाइज बेस्ड एजुकेशन के हेल्प से दे विल बी एबल टू परस्यू दिस स्ट्रीम विद ईज। और अब जब बुक्स एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल है, कॉलेज में एडमिशन्स के लिए आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो
इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है और कहता है कि स्टूडेंट्स विद और विदाउट डिसेबिलिटी शुड बी एबल टू स्टडी इन अ सेम क्लासरूम। सो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं, आई थिंक इसके बाद स्टूडेंट्स शुड नॉट गो इन दी बैकफुट। या आगे अगर वो मेहनत करते हैं थोड़ी सी एंड उनको पेरेंट का एंड टीचर्स का सपोर्ट मिलता है, दे विल बी एबल टू गो अहेड। सौरभ जी, आपने जब इस एरिया में काम करना शुरू करा, तो जब आपने खुद भी स्टेम एजुकेशन ली थी तब भी बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए। जब आपने इस एरिया में काम करना शुरू करा तब ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे और कई सारी रुकावटें आई होंगी, हमें थोड़ा उनके बारे में बताएं। बेसिक से चैलेंजेस ये थे कि जब आप किसी स्पेशल स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करते हो एंड डायरेक्टली यू ट्राई टू गेट देयर सपोर्ट, तो ये इतना इजी होता नहीं है इस कम्युनिकेशन को प्रपोज करना। हम्म। तो अदरवाइज जो मैंने चूज़ किया था वो ये कि वहाँ के टीचर्स को कांटेक्ट करा और उनके थ्रू स्टूडेंट्स के साथ मैंने आई क्रिएटेड अ नेटवर्क बेसिकली, जिससे कि रिसर्च करने में, आगे उनके इनपुट्स जानने में मुझे बहुत हेल्प मिली। एंड फर्दर जब किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप मेल करते हो फॉर समथिंग, सो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू हम्म। गेट रिस्पॉन्ड। तो जब तक उनका रिस्पॉन्स आता है, बट दे वर सपोर्टिव, दे वर वेरी मच कोऑपरेटिव। बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी, उन्होंने मेरे इनपुट्स लिए और अपनी स्कीम को दे ब्रॉट इट इनटू द पिक्चर। सो नाउ इट्स अवेलेबल कि जो स्टूडेंट्स क्लास 9th to 12th में साइंस लेकर के पढ़ते हैं तो उनकी स्कूल फीस DPWD की ये स्कीम रिइम्बर्स करती है। आपका एनसीपीडीपी में एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ का अनुभव कैसा रहा? इट वॉज गुड। मतलब फेलोशिप ज्वाइन करने से पहले जब हमें पता लगा कि वी आर गोइंग टू डू सम एडवोकेसी रिलेटेड वर्क, आई डिड नॉट इवन नो कि एडवोकेसी क्या होती है। मेरा ज़्यादातर ऐसा अप्रोच था कि एडवोकेसी समथिंग दैट डील्स विद लॉ एंड जब क्रिमिनल केसेस होते हैं देन देर आर एडवोकेट्स, तो उस तरह से मैं सोचता था। बट व्हेन आई जॉइंड आई अंडरस्टूड कि एडवोकेसी का क्या मतलब है और कैसे आप एज एन इंडिविजुअल किसी भी टॉपिक के लिए फाइट कर सकते हो, आप कैसे जी। इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कोलैब कर सकते हो। एंड प्लस डिसेबिलिटी की भी मुझे इतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ऑल आई न्यू वाज कि 2-3 ऐसे डिसेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं एंड हम जनरल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्कशन ऑन कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं। इस तरह से वी क्रिएट आइसोलेशंस। बट व्हेन आई जॉइंड आई अंडरस्टूड कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है डिसेबिलिटी रिलेटेड, लोगों के थॉट्स कितने इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है दे ऑलवेज सी अ मार्केट ग्रुप कि आपका मार्केट साइज कितना बड़ा है। सो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अपने डेमोग्राफिक के बारे में पता और डिसेबिलिटी की ओवरऑल स्टेटस क्या है हमारी कंट्री में, कितने ज़्यादा यूजर्स हैं, उनकी क्या क्या नीड्स है, इन एक्सेसिबिलिटी इश्यूज क्या हैं। डिसेबिलिटी ओवरऑल ये किसी इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करती, बट इट इज़ एन एक्सटर्नल बैरियर। एंड डिसेबिलिटी से रिलेटेड बाकी और जितने भी कम्युनिकेशन लेवल पे, सोशल लेवल पे, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, ऐसे बहुत सारे लेवल पे बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं। उनको समझने में मुझे जो वर्कशॉप्स होते थे दे हेल्प्ड अ लॉट एंड एनसीपीडीपी हैज़ बीन क्वाइट हेल्पफुल इन मेकिंग अस रियलाइज कि हमारे खुद के क्या रोल्स हैं एंड हाउ शुड वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लाइक फ्यूचर लीडर्स। जी। तो आपने बात करा कि आपका पहला एडवोकेसी बेस्ड रिसर्च था, तो इसका एक्सपीरियंस क्या रहा? कौन से कंपोनेंट्स थे इस रिसर्च में जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, कौन से थोड़ी चैलेंजिंग लगे? थोड़ा हमें इस बारे में बताएं। ऐसे बहुत सारे की एक्टिविटीज थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कुछ कुछ इश्यूज होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है एंड वी से जी। ठीक है ये इश्यूज है वी नो। पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें पता होने से कुछ नहीं होता। वी शुड हैव सम स्ट्रॉन्ग बेसिस बिहाइंड इट कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके पीछे देयर इज अ डेटा, देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट दैट। और उस एविडेंस जनरेशन के लिए वी हैव टू डू सम प्राइमरी सर्वे करते वक्त बहुत सारे स्कूल्स के साथ मैंने इंटरेक्शन किया, टीचर से बातचीत करी। दैट वाज ऑल टुगेदर अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या कुछ डिफरेंटली वो सोचते हैं। सेकेंडली हमारे पास कुछ टास्क थे कि हमें क्रॉस डिसेबिलिटी नेटवर्क फॉर्म करना था, उनके साथ क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग करनी थी। उसमें भी आई गॉट टू एक्सप्लोर कि क्या कुछ चल रहा है। आई ऑर्गेनाइज 4-5 सेशंस उस ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करने में और बाकी लोगों के साथ मीटिंग्स करने में। इट वॉज गुड टू हियर देम कि वो क्या सोचते हैं एंड ओवरऑल नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से इट वॉज अ क्वाइट गुड मूव। लेटर ऑन ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स होते थे जिनमें एनसीपीडीपी हमें इनवाइट करते थे। वो डिसेबिलिटी इश्यूज के ऊपर बेस्ड होते थे एंड डिसेबिलिटी राइट्स पे बात करते थे।
सो ऑल दोज कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा ओपन अप कर रहे हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग को, एंड टू नो कि क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी एक नई पॉलिसी डिसमिनेट होती है सिस्टम में, हम पॉलिसी चेंज के लिए कैसे काम कर सकते हैं बियॉन्ड कि आपने प्राइमरी सर्वे कर लिया, आपने वर्कशॉप्स कर लिए, आपने अवेयरनेस सेशंस कर लिया, आपने इतने सारे पोस्ट लिख दिए, बट इनका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता नहीं है जब तक कि आप आगे जाकर के पॉलिसी चेंज के लिए उनको यूज़ नहीं कर सको। तो NCPDP has been really helpful in getting me connected with the government officials and deliver them my thoughts. So I जी। think overall it was a great experience. तो ये तो वो एरियाज हो गए जहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी रिसर्च एंड एडवोकेसी। ऐसी कौन से एरियाज थे जहाँ पे आपको रिसर्च या एडवोकेसी में थोड़ा डिफिकल्टीज हुई, या वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा पसंद नहीं आई, या थोड़ी सी चैलेंजिंग लगी? हाँ, सो अभी क्या है कि जब भी आप सर्वे कर रहे होते हो तो आप डिजिटाइज फॉर्मेट में करते हो, जी। आप एक क्वेश्चनर बनाते हो, आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देते हो। पर अभी क्या है, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं इंडिया में, स्पेशल स्कूल्स जहाँ पे स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन से रखना अलाउड नहीं है। सो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था उस वक्त स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को जानना। सो इससे डील करने के लिए मुझे कुछ स्कूल्स में इंडिविजुअली विजिट करना पड़ा और स्टूडेंट्स का वन बाय वन पूछना पड़ा। तो हाँ, दीज वर अ फ्यू थिंग्स। तो सौरभ जी, आप शुरू से ही एक बहुत अच्छे मतलब स्टूडेंट रहे हैं पढ़ाई में, और आपने बहुत अच्छा करा है। आप जब 9.8 CGPA लाकर आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, लेकिन फिर भी आपको PCM नहीं लेने दी गई थी, ह्यूमैनिटीज़ आपको लेनी पड़ी थी, तो तब आपको क्या लग रहा था? हाँ, दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ होपलेसनेस, क्योंकि दैट टाइम आई थॉट कि आई शुड गो फॉर इट, बट थोड़े से इश्यूज थे, आई डिड नॉट गेट दैट मच अटेंशन फ्रॉम माय पेरेंट्स एट दैट टाइम। सो या आई मीन कुछ टाइम के लिए मैंने ऐसा सोच लिया था कि आई हैव टू स्टडी द ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ओनली। पर ये ऑनको बहुत ही लाइक डिफरेंट था कि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आई हियर बैक फ्रॉम माई प्रिंसिपल, एंड वो हमें बताते हैं कि देर इज एन एनजीओ इन दिल्ली जो आपको सपोर्ट कर सकती है आपकी स्टडीज़ जी। के लिए। एंड उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर आपसे नहीं हो पाता, कुछ डिफिकल्टीज आती है, सो विद इन अ मंथ आप वापस आ जाना, हम आपको रीएडमिशन दे देंगे अपने स्कूल में। पर जब मैं गया तो ऐसे ही कुछ एक डेढ़ डेढ़ या 2 महीने के बाद मुझे प्रिंसिपल सर का कॉल आया और उन्होंने जस्ट पूछा कि क्या कुछ चल रहा है, क्या आप वापस आना चाहते हो, एंड आई सेड नेवर, मतलब इट्स गुड, आई एम डूइंग गुड। जी। सौरभ जी, एज अ स्टूडेंट जब आपको स्टेम में एजुकेशन डिनाई कर दी गई थी अपने पुराने स्कूल में, एंड पहले आपको प्रमोट नहीं कर रहे थे 5th क्लास में, देन व्हेन यू वर ऑफर्ड अ जॉब, अ प्री प्लेसमेंट जॉब फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, तो तब आपको क्या लगा था? तो मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट जॉब एवर इन लाइफ। सो बाद में जब आई गेव द इंटरव्यूज एंड आई गॉट द प्री प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फॉर इंटर्नशिप, पहले इंटर्नशिप के लिए लगा था, देन आई थॉट ओके दिस अ वे। एंड जब प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला, सो या आई मीन इट वाज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अपने पास्ट को ऐसे पिछले बीते हुए दिनों को रिफ्लेक्ट करता हूँ, सो इट ऑलवेज गिव्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यार ठीक है, इट्स गुड अगर आप अभी काम कर रहे हो। पर मज़ा बहुत आया कि ऐसे स्ट्रगलिंग पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास, बिकॉज व्हेन थिंग्स गेट स्टेबलाइज्ड इन लाइफ एंड यू डोंट हैव इनफ मोटिवेशन टू कीप डूइंग समथिंग न्यू, so that becomes really problematic. सौरभ जी, ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हैं जो एज अ चैलेंज आपके लिए बने? वो मतलब स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट रहे, बहुत चैलेंजिंग रहे, बट एट द एंड दे वर फ्रूटफुल, दे बेयर फ्रूट, उनका रिजल्ट आपको अच्छा मिला? हाँ, जैसे मैंने बताया ना, जब मैं शुरू में क्लास 8th में आया था देहरादून स्कूल में, NIVH स्कूल में, सो जी। क्लास 6 एंड 7 मैंने स्किप कर दिया था, और क्लास 8th में फिर मैथमेटिक्स पढ़ाई करना, सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस से स्टडी करना, समझना, इट वाज ऑल टुगेदर अ ग्रेट चैलेंज। शुरू में तो या मतलब मैं बहुत होपलेस भी था, मुझे नहीं पता था, बट आई न्यू कि मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, एंड आई डिड, एंड एट द एंड मैथमेटिक्स बिकेम वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट फॉर मी। तो ये एक इंस्टेंस है। उसके बाद भी जब मैं क्लास 11th में आया तो फिर रिसोर्सेज को लेकर के कई बार इश्यूज होते थे, स्टडी मटेरियल एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होते थे, तो जी। हमेशा वॉलंटियर्स को रिक्वेस्ट करके, टीचर्स के थ्रू, अपने बाकी आसपास के फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करके, सो ये ऐसे कुछ इंस्टेंसेस थे जब आई रियली ट्राइड कि कहीं ना कहीं से कुछ ऑप्शंस निकल के, एंड आई एम एबल टू प्रोसीड। इवन नाउ डेज अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आई नो कि मेरी इश्यूज क्या है एंड हाउ आई हैव टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, ताकि वो मुझे हेल्प कर पाए। आपके साथ आपकी आपकी जो जर्नी बहुत बड़ी रही है, पर मतलब एकदम से आपके जीवन में बहुत बड़ी कोई ऐसी घटना जिन्होंने आपको
बदल के रख दिया हो? ओवर द टाइम हाँ, एटीट्यूड में एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल पे मैंने पहले भी बताया, एनसीपीडीपी के साथ काम करते हुए, फेलोशिप में इन्वॉल्व होते हुए बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिला जो पहले मैं रियलाइज नहीं करता जी। था। बट ओवर द टाइम जब उन वर्कशॉप्स को अटेंड करा, दूसरे सीनियर लीडर्स को बोलते हुए सुना, तो ये बात समझ में आई कि डिसेबिलिटी ओवरऑल हमारे लिए कैसे मैटर करती है और हमें किस तरह से किसी भी टॉपिक को लेकर के सेंसिटिवली अवेयर रहना चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड एंड इंडिया में डिसेबिलिटी को लेकर के लोगों की क्या धारणाएं हैं। और जब जी। जब जब उन वर्कशॉप्स के बाद बेसिकली मैं थोड़ा अटेंटिव हो गया फॉर द इवेंट्स जो हमारे आसपास हो रहे होते हैं। और आजकल अगर मैं देखता हूँ तो मैं क्लियरली डिस्टिंक्शन बता सकता हूँ कि हाँ, इस तरह का अप्रोच, इस तरह का एटीट्यूड डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से मे बी नॉट नॉट अप्रोप्रिएट है, या फिर ठीक है, या फिर कोई इश्यूज है, सुधार की जरूरत है। तो जब जी। कभी भी इस तरह के इंस्टेंसेस हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स के बीच, या फिर ऐसे इन जनरल कभी भी होती है, देन आई डू पॉइंट देम आउट। थैंक यू सो मच सौरभ जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ पता चला और ये भी पता चला कि अभी कितना काम होना रहता है, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में भी अभी हमारा काम होना रहता है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ अपनी लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज शेयर करी, एंड लवली टॉकिंग टू यू।